नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है हमारा दर्पण पर चर्चा करेंगे। दर्पण को पढ़ेंगे। दर्पण को दोस्तों इंग्लिश में मिरर कहते हैं। अब दोस्तों दर्पण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब परावर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो पुनः उसी दिशा में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जितने भी दर्पण होते हैं वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब दोस्तों दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है समतल दर्पण, और जो दूसरा जो होता है दोस्तों गोली दर्पण। यानी कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल इस तरह का हो, प्लेन हो, बिल्कुल प्लेन, ऐसे दर्पण को कहते हैं समतल दर्पण। और इस समतल दर्पण का उपयोग हम डेली यूज करते हैं। अब दोस्तों गोली दर्पण। तो गोली दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि ऐसे गोली दर्पण या ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, यानी कि वो किसी न किसी गोले का भाग होते हैं, उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। और इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अवतल। तो अवतल जो दर्पण होता है उनका जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो अंदर से धंसा हुआ रहता है और एक तरफ इसको पॉलिश किया हुआ रहता है सिल्वर से या ऐसी धातु से या इस प्रकार के पदार्थ से, ताकि वो परावर्तक का कार्य करे, परावर्तन का कार्य करे। इसका जो सेंटर होता है दोस्तों उसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ध्रुव। और एक है उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ रहता है। क्या होता है? इसका जो सेंटर है वो ध्रुव कहलाता है और इसका जो यहाँ का जो सेंटर है ये इसका ध्रुव कहलाता है। तो ये रही समतल दर्पण, गोली दर्पण। समतल दर्पण है ये हमेशा वस्तु के बराबर और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है और दायां बायां दिखाई देता है, बायां दायां दिखाई देता है। इसे पार्श्व परिवर्तन भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन गोली दर्पण की। तो दोस्तों जो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने देखा। इन दोनों में किस तरह से इमेज बनेंगे इसको हम देखेंगे। तो देखिए गोली दर्पण यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो दोस्तों अवतल जो दर्पण है वो कैसा होता है, उसके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण, ये मैं यहाँ बना देता हूँ अवतल दर्पण। इस तरफ से हमने इसको पॉलिश कर दिया। चूंकि ये जो गोली दर्पण जो है, अवतल दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होते हैं, तो उस गोले का केंद्र जो है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। इसको सी से व्यक्त किया जाता है। और यहाँ ये जो परावर्तक पृष्ठ इसका जो सेंटर है उसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। तो इस सेंटर और ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा जो है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है वो? मुख्य अक्ष। ये याद रखिए, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब चूंकि ये किसी न किसी गोले का भाग है, अतः ये एक प्रकार का गोली दर्पण हुआ। और ये जो परावर्तक पृष्ठ का जो काम कर रहा है ये अवतल है, तो इसलिए इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण जब भी अनंत से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अनंत से जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दर्पण होता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें लौटेगी यानी कि मुड़ेगी। तो जब भी कोई प्रकाश किरणें किसी अवतल दर्पण पर टकराती है तो वहाँ से पैरेलल आती हुई प्रकाश किरणें किसी न किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। ये देखिए ये परावर्तित प्रकाश किरणें, ये एक इधर चली गई, एक इधर नीचे की तरफ आ गई। जिस पॉइंट पर ये मिलती है
उस पॉइंट को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, यानी कि फोकस कहते हैं। तो दोस्तों हमारा फोकस का क्या परिभाषा हुई? गोली दर्पण में या अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली अनंत से जो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब दोस्तों मुख्य फोकस, ध्रुव और सी तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। फोकस से लेके ध्रुव तक की जो दूरी है, इसे फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी है दोस्तों F, यानी कि मुख्य फोकस से P के मध्य की दूरी। मुख्य फोकस से P के मध्य की दूरी। अब एक आता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र ये बिल्कुल सेंटर में जो है वक्रता केंद्र है। एक आता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को R से डिनोटेड किया जाता है। तो देखिए ध्रुव और C ये किसी गोले का भाग है, तो ये एक तरह से त्रिज्या हुई इस गोले की, यानी कि C से P के मध्य की जो दूरी है वो होती है दोस्तों वक्रता त्रिज्या। तो R जो होती है वक्रता त्रिज्या, ये जो R है, ये जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी F है और ये उतनी ही दूरी ये है। तो R किसके बराबर है? फोकस दूरी के डबल के बराबर। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, अगर फोकस दूरी दी हुई है और हमें वक्रता त्रिज्या पूछी गए, मान लीजिए फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दी हुई है फोकस दूरी, और आपको R पूछा जाए तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 2F होगी, यानी कि 2 और F है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 दूना 10। अगर हमें मान लीजिए फोकस दूरी निकालनी है और वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो R का आधा कर दो, यानी कि R/2। जिससे यहाँ मान लीजिए वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी पूछा जाए तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरह से हम वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाल सकते हैं और फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसके क्या क्या पॉइंट हैं? सबसे पहले वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या क्या है? गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, उसकी जो त्रिज्या है वो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या C से लेके P तक के बीच की जो दूरी के बराबर होती है, यानी कि फोकस दूरी के डबल होती है। आगे आता है फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं और गोली दर्पण में यानी कि अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात सभी किरणें जिस बिंदु पर, जितनी भी किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, सभी यहाँ जाके मिलेगी। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव क्या है? गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो बिल्कुल सेंटर जो है वो कहलाता है ध्रुव। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पॉइंट हुए। हमने क्या देखा? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ध्रुव, और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने देखी। अब हम अवतल दर्पण में किस तरह से इमेज बनेंगे? तो दोस्तों दर्पण जो है वो दो तरह के इमेज बनाते हैं या दो तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी या काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो दोस्तों ऐसे प्रतिबिंब जो किसी पर्दे पर या दीवार पर प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और ऐसे प्रतिबिंब जो किसी दीवार पर या पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उन्हें काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आपने साइड ग्लास देखा होगा बाइक के, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है किसी साधन का या किसी ऑटोमोबाइल व्हीकल का, तो वो दर्पण के अंदर बनता है। तो जब भी दर्पण के अंदर इमेज बनते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आभासी या काल्पनिक होते हैं। अब दोस्तों अवतल दर्पण जो है उसके अंदर विभिन्न परिस्थितियां हैं, कहाँ कहाँ हम वस्तु को रखेंगे और किस तरह से इमेज बनेगा। तो जब भी किसी प्रकाश यानी कि किसी वस्तु को हम जब अनंत पे रखेंगे, तो जब भी अनंत पे रखते हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी वो है फोकस। इसका सेंटर है, ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु को हम
वस्तु की स्थिति हम रखते हैं, कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर, यानी कि बहुत दूर। तो जब भी अनंत पे हम वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी दोस्तों फोकस पर। कहाँ बनेगी, एफ पर, फोकस पर। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी वास्तविक, क्योंकि यहाँ ये जो प्रकाश किरणें हैं, परावर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, तो ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी कि डॉटेड साइड का, यानी कि इतना छोटा इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो वस्तु अगर अनंत पे है, ये अनंत से जब भी प्रकाश किरणें आती है तो वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है मुख्य अक्ष की, ये मुख्य अक्ष से इसके समांतर हो जाती है। तो पहली, अगर अनंत पे वस्तु है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। दूसरा है, हम सी से परे वस्तु को रखेंगे। तो देखिए दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, वस्तु को सी से परे रखते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी हो ही गई। दूसरी कंडीशन दोस्तों कैसे, देखिए अब देखिए सी से परे हमने मान लिया जाए वस्तु को रख दिया, सी से परे हमने यहाँ वस्तु को रख दिया, मान लिया ये हमने मोमबत्ती रख दी। तो यहाँ से प्रकाश किरणें सीधी की सीधी जाती है, और जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। एक बात तो ये याद रखना, फोकस से गुजरेगी। और दूसरा, जब भी फोकस से कोई प्रकाश किरणें जाती है तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। तो देखिए कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, ये बन रहा है सी और एफ के बीच में। कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में, और वस्तु से थोड़ा छोटा बन रहा है, यानी कि थोड़ा सा छोटा बन रहा है। तो वस्तु कहाँ रखी हमने, वस्तु यानी कि बिंब, वस्तु की स्थिति यानी कि बिंब की स्थिति, यू की स्थिति हमने कहाँ रखी, सी से थोड़ा दूर, या सी से परे कह सकते इसको। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका, प्रतिबिंब की स्थिति बन रही है, वो बन रही है दोस्तों सी और एफ के बीच में। कैसे, कहाँ बन रही, सी व एफ के मध्य, ठीक है। और कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी बन रही है, ये बन रही है दोस्तों वास्तविक। कैसी बन रही है, वास्तविक। और वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और नीचे बन रहा है। मुख्य अक्ष के जब भी नीचे बनेगा तो वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो सी से परे रखने पर, वस्तु सी से परे रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, यानी कि यहाँ बना। अब दोस्तों एक बात तो ये हो गई कि अब अगर फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर ये आप भूल जाते हो तो जब भी आप पी की दिशा में अगर तिर्यक लौटाओगे प्रकाश किरणों को, तो तिर्यक उतने ही एंगल पे चली जाती है। तो यहाँ भी आपका जो किरण है यहाँ की ये मिलेगी। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, फोकस की दिशा में आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगर किसी पी ध्रुव पर आती है कोई प्रकाश किरण तो परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल पर नीचे की तरफ लौट जाती है। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा देखते हैं, हम वस्तु को सी पर रखेंगे। तो दोस्तों जब भी वस्तु को सी पर रखते हैं तो क्या होता है, वस्तु की स्थिति अब हम रख रहे हैं सी पर। कहाँ रख रहे हैं, सी पर। ये हमने अवतल दर्पण बना दिया, ये इसका ध्रुव है, ये इसका केंद्र है, ये इसका फोकस है। यहाँ हमने वस्तु को रख दिया। तो जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। एक तो ये, दूसरा हम चाहें तो उतने ही एंगल पे या फोकस से गुजार दो प्रकाश किरण को, यहाँ से जब भी वापस लौटेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोस्तों देखिए हमारी प्रकाश किरण यहाँ की ये मिल रही है, और जितना ये जो मोमबत्ती है उतना ही यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है दोस्तों, सी पर। कहाँ बन रही है, सी पर। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तव में मिल रही है प्रकाश किरणें, ये परावर्तित प्रकाश किरण, ये परावर्तित प्रकाश किरण। तो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे, तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक
व उल्टा और वस्तु के बराबर तो ये तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर होगा। अब हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, हम वस्तु को अवतल दर्पण के पास लाते जा रहे हैं। कहाँ लाते जा रहे हैं? अवतल दर्पण के पास। तो जब भी हम अवतल दर्पण के पास लाएंगे तो प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है। तो चौथी कंडीशन हम वस्तु को रखेंगे C और F के बीच में। तो जब वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, देखिए वस्तु की स्थिति। अब हम वस्तु को चौथी कंडीशन में हम रखेंगे C व F के मध्य। देखिए यहाँ किस तरह का कंडीशन बनती है। ये एक तरफ से पॉलिश कर दो अवतल दर्पण को, ये इसका C है, ये इसका फोकस है। यहाँ हम जो वस्तु को रखेंगे तो देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें और यहाँ से कहाँ से जाएगी, फोकस से। और एक प्रकाश किरण हम चाहें तो यहाँ से फोकस के डायरेक्शन में गुजार दो, जो फोकस के डायरेक्शन में, तो ये यहाँ जाके मिलेगी। तो कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु छोटी है और ये इतना बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है C से परे, C से थोड़ा दूर बन रहा है, C से परे। और कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी कि वस्तु से बड़ा यानी कि आवर्धित, आवर्धित बनता है, यानी कि वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया, C से परे रख दिया, C और F के बीच में रख दिया। अब हम फोकस पर रखेंगे तो देखिए फोकस पर क्या कंडीशन बनती है। तो पांचवी स्थिति हमारी रहेगी वस्तु की फोकस पर स्थिति। जब भी वस्तु फोकस पे रहती है तो कैसे इमेज बनता है, कहाँ इमेज बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका सेंटर है, ये इसका फोकस है। अब हम वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं यहाँ पे। तो प्रकाश किरणें सीधी जाएगी। जब भी कोई प्रकाश किरणें सीधी जाती है तो फोकस से होकर गुजरेगी, यानी कि यहाँ से होकर गुजरेगी और हम एक प्रकाश किरण को तिर्यक लौटा देते हैं उतने ही एंगल पे ये प्रकाश किरणें। तो देखिए दोस्तों, ये मिलेगी लेकिन बहुत दूर जाके मिलेगी, यानी कि दोनों इस दिशा में जा रहे हैं तो नीचे बहुत, और जहाँ भी मिलेगी वहाँ बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों अनंत पर। कहाँ बन रहा है? अनंत पर। और कैसा बन रहा है? इसकी आकार की बात करें यानी कि साइज की बात करें तो बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अनंत पर। और कैसा बन रहा है? इसकी प्रकृति वास्तविक, और नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के, तो वास्तविक और उल्टा। तो ये हमारी पांचवी स्थिति भी हो गई। वस्तु कहाँ रखा हमने? वस्तु रखा F यानी कि फोकस पर। कहाँ रखा? फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पे, और बहुत बड़ा बना और वास्तविक बना और उल्टा बना। तो दोस्तों 5 स्थिति हमने देख ली। वस्तु को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनाता। वस्तु को C से परे रखा हमने तो प्रतिबिंब बनाता F और C के बीच। वस्तु को जब C पर रखा था तो प्रतिबिंब बनाता C पर। वस्तु को जब फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा अनंत पर। और ये पांचों ही इमेज कैसे बन रहे हैं? ये पांचों ही इमेज बने वास्तविक और उल्टे। जब वस्तु को अनंत पर रखा था तो बहुत ही छोटा बना था, फिर बाद में थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि था तो छोटा ही, C पर बराबर हुआ, अब काफ़ी बड़ा हो गया। अब दोस्तों देखिए आखिरी स्थिति यानी कि छठवीं स्थिति। तो छठवीं स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसी से आपका अवतल दर्पण का सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो देखिए छठवीं कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठवीं कंडीशन में स्थिति पूरी उलट पुलट हो जाएगी। अब हम वस्तु को रख रहे हैं P व F के बीच, P व F के मध्य रख रहे हैं हम। तो दोस्तों देखिए बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसको देखिए। ये ध्रुव है, ये एक तरफ से पॉलिश कर दिया, इसका ये C है, ये इसका फोकस है, बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए फोकस। और ये दोस्तों अब हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? P और F के बीच में। तो यहाँ से जब भी प्रकाश किरणें आप चाहो तो तिर्यक, इससे तिर्यक यानी कि उतने ही एंगल पे यूँ चली जाएगी। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो है, दूसरा हमें देखना है, तिर्यक हमने लौटाई दी। दूसरा, जब भी कोई प्रकाश किरण C की डायरेक्शन में जाती है, C की डायरेक्शन में जाती है तो C की डायरेक्शन में ही लौट जाती है। ये भी इसका परावर्तन का नियम है।
तो यानी कि सी की डायरेक्शन में गई तो सी की डायरेक्शन में लौट जाती है, या हम चाहें तो इसको पैरेलल गुजारो तो इसी डायरेक्शन में आएगी, तब भी ये इधर जाएगी। अब दोस्तों इधर देखिए, ये प्रकाश किरण सीधी सीधी यूँ जा रही है, ये वास्तविक प्रकाश किरण यूँ नीचे की तरफ जा रही है, तो वास्तव में ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो वास्तव में ये नहीं मिलेगी। अब ये नहीं मिलेगी तो इनको काल्पनिक रूप से जब हम पीछे की ओर ले जाएंगे, तो पीछे की ओर ले जाने पर दोस्तों ये पीछे की ओर जहाँ पे भी मिलेगी, तो ये यानी कि यहाँ जो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, यानी कि ये वास्तव में नहीं मिल रही है, तो वास्तव में नहीं मिल रही तो यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो बनेगा दोस्तों काल्पनिक, या इसको हम आभासी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको कांच के अंदर रखे पर्दे, कांच के अंदर या दर्पण के अंदर हम पर्दा नहीं लगा सकते, अतः ये जो प्रतिबिंब है ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और या आभासी बनेगा। अब देखिए वास्तव में नहीं मिल रही है तो ये कैसा बनेगा, काल्पनिक, और ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, कैसा बनेगा, सीधा। और देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, आवर्धित, कैसा बन रहा है, आवर्धित, यानी कि वस्तु से बड़ा, काफी बड़ा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, इसकी स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति, तो दोस्तों प्रतिबिंब की जो पोजीशन है वो बन रही है, कहाँ बन रही है, वो बन रही है अवतल दर्पण के अंदर, यानी कि दर्पण के अंदर, कहाँ बन रही है, दर्पण के अंदर। तो ये 6 ही पोजीशन हमारी हो गई क्लियर। अब देखिए इन 6 ही पोजीशन को हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आपके एक ही साथ सारी पोजीशन क्लियर हो जाएं, सारी स्थिति एक ही साथ क्लियर हो जाएं। तो देखिए सबसे पहले हम वस्तु की स्थिति की बात करते हैं। तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति, ये सारी। तो पहली हमने रखी थी वस्तु को, कहाँ रखी थी, अनंत पर, कहाँ रखी थी, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर, कहाँ बना था, फोकस पर। और आकार कैसा था, बहुत छोटा, कैसा था, बहुत छोटा। और प्रकृति कैसी बनी थी, वास्तविक और उल्टा। कैसी प्रकृति हुई थी, वास्तविक और उल्टा, यानी कि वास्तव में और उल्टा, बहुत छोटा। दूसरी स्थिति है दोस्तों, सी से परे हम वस्तु को रख रहे हैं। जब सी से परे रखा था हमने तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, प्रतिबिंब बना था एफ व सी के बीच, एफ व सी के बीच। और यहाँ जो प्रतिबिंब बना था, यहाँ बना था दोस्तों छोटा बना था, कहाँ बना था, कैसा बना था, छोटा। और ये भी वास्तविक और उल्टा बना था। तीसरी पोजीशन हमने वस्तु को रखा था सी पर, तो प्रतिबिंब बना कहाँ बना था, सी पर ही बना था। और सी पर बना था तो वस्तु के कैसा बना था, बराबर बना था। और ये भी वास्तविक बना था और उल्टा बना था। चौथी स्थिति हम रख रहे हैं सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। तो यहाँ प्रतिबिंब बना था सी से परे, सी से परे यानी कि सी से दूर, और सी से परे बना था। और यहाँ वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना था या आवर्जित बना था, और ये भी वास्तविक और उल्टा बना था। अब हमने वस्तु को रखा था एफ यानी कि फोकस पर, तो प्रतिबिंब बना था आपका अनंत पर, कहाँ बना था, अनंत पर। और बहुत बड़ा बना था, कैसा बना था, बहुत बड़ा। और ये भी वास्तविक और उल्टा बना था। अब दोस्तों छठवीं कंडीशन, जैसा कि हमने आखिरी में देखा, वस्तु को रखा हमने एफ व पी के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। और ये भी बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा। अब ये वास्तविक और उल्टा नहीं, ये बन रहा है काल्पनिक और सीधा। कैसा बन रहा है, काल्पनिक और सीधा। तो ये 6 पोजीशन हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, आपने देखा, धन्यवाद।